नमस्कार। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रही है। नासिक बीपीयू केस और उसके सिस्टमिक फेलियर्स। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस से जुड़े ये जो एलिगेशन सामने आए हैं, उन्होंने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए इस निष्पक्ष रिपोर्ट के जरिए इन आरोपों, उनके इंटरनेशनल लिंक्स और पूरे सिस्टम के ब्रेकडाउन का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम द नासिक बीपीओ एलिगेशंस को समझेंगे, फिर द मलेशिया कनेक्शन, उसके बाद रिलीजियस लॉ इन मलेशिया पर नजर डालेंगे, चौथे पॉइंट में सिस्टेमिक एचआर ब्रेकडाउन और आखिर में बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी और पोस्ट की। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, द नासिक बीपीओ एलिगेशंस। यहाँ इस नंबर 9 पर थोड़ा गौर करते हैं। अब तक 8 महिलाओं और 1 पुरुष ने मिलकर कुल 9 एफआईआर्स दर्ज करवाई हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें प्राइमरी टारगेट 18 से 25 साल का एज ग्रुप रहा है। ये वो उम्र है जब युवा पहली बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं और अक्सर थोड़े इमोशनली और फाइनेंशियली वल्नरेबल होते हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई और लोग भी हैं जो शायद सोसाइटल स्टिग्मा के डर से अभी आगे आकर फॉर्मल कंप्लेंट्स दर्ज नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा पुलिस तक पहुंचा कैसे। टाइमलाइन पर नजर डालें तो फरवरी 2026 में पुलिस को एक टिप ऑफ मिलती है। फिर 26 मार्च को पहली एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अप्रैल में हुआ, जब पुलिस ने बाकायदा एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। महिला कांस्टेबल्स हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर ऑफिस में गईं और वहां से जो रिपोर्ट्स आईं, उसके बाद ही ये मल्टीपल अरेस्ट्स हुए। अब आते हैं मेन आरोपों पर, जो सच में काफी चिंताजनक हैं। एफआईआर्स के मुताबिक इन वल्नरेबल महिला एम्प्लॉयज की प्रॉपर्ली प्रोफाइलिंग की जाती थी। उन्हें मैनिपुलेट करके जबरदस्ती बुरका डिक्टैट्स और रिलीजियस ट्रेनिंग दी गई। यहां तक कि नमाज और वुजू के तरीके सिखाने वाले वीडियोज शेयर करने की भी बातें सामने आई हैं। इसके अलावा सेक्सुअल हरासमेंट और इमोशनल ब्लैकमेल के गंभीर आरोप हैं। और ये सब एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से अंजाम देने का आरोप कई टीम लीडर्स और यहां तक कि एक एचआर मैनेजर पर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, द मलेशिया कनेक्शन। ये मामला सिर्फ लोकल वर्कप्लेस तक सीमित नहीं है। जब पुलिस ने डिजिटल फोरेंसिक्स और डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स को खंगाला तो एक इंटरनेशनल एंगल निकल कर आया। आरोप है कि विक्टिम्स को विदेश में अच्छी नौकरी का यानी ल्यूक्रेटिव ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का लालच दिया जाता था। इनकी ऑनलाइन वीडियो कॉल्स मलेशिया बेस्ड एक प्रीचर से करवाई जाती थीं, जिसका नाम इमरान बताया जा रहा है। और इसी ओवरसीज जॉब के बहाने विक्टिम्स के ओरिजिनल पासपोर्ट्स, आधार कार्ड्स और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिस्केट कर लिए गए। किसी के डॉक्यूमेंट्स इस तरह रख लेना एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन होता है। इस नेटवर्क की आर्थिक पकड़ देखिए। विक्टिम्स के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, लेकिन उन अकाउंट्स को चलाने के लिए जो मोबाइल नंबर्स लिंक्ड थे वो आरोपियों के थे, यानी कंट्रोल पूरी तरह से उनके हाथ में था। खैर, हद तो तब हो गई जब इनमें से एक अकाउंट में लगभग 18 लाख रुपए यानी 1.8 मिलियन रुपीस का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ। ये साफ दिखाता है कि मैनिपुलेशन सिर्फ रिलीजियस या इमोशनल नहीं था, बल्कि बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल भी था। आइए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, रिलीजियस लॉ इन मलेशिया। एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन सब में मलेशिया का ही जिक्र क्यों आ रहा है। इस ऑब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए वहां का लीगल लैंडस्केप जानना जरूरी है। मलेशिया में सेक्युलर फेडरल लॉ के साथ साथ एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चलता है, जिसे शरिया लॉ कहते हैं। ये कानून स्पेसिफिकली वहां के मुस्लिम सिटीजन्स पर लागू होता है। दरअसल अगर कोई कन्वर्ट होता है तो उस पर डायरेक्टली इस पैरेलल सिस्टम के नियम लागू हो जाते हैं, जो वहां के आम सेक्युलर कानूनों से बिल्कुल अलग हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए, जिससे वहां के अपोस्टेसी लॉज यानी धर्म छोड़ने के कानून का ब्रेकडाउन समझ आता है। अगर कोई कन्वर्ट होने के बाद वापस आना चाहे तो वो कानूनी रूप से कितना मुश्किल है। नेग्री सिम्बलन जैसे स्टेट्स में ये लीगल जरूर है, पर बेहद लंबी काउंसलिंग के बाद। वहीं मलैका, पहाम और सबा जैसे स्टेट्स में धर्म छोड़ना इल्लीगल है। इसके लिए जेल या फाइन्स तक हो सकते हैं। सोचिए जरा, अगर इन महिलाओं को सच में वहां भेज दिया जाता तो उनके लिए वहां के इन सख्त लीगल दायरों से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, सिस्टमिक एचआर ब्रेकडाउन। एक बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में घूम रहा है कि 3 से 4 साल तक ये सब ऑफिस में चल रहा था, तो कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था। पेपर पर देखें तो पॉश रूल्स, इंटरनल कमिटीज, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फॉर्म्स सब परफेक्ट थे, पर रियलिटी बिल्कुल अलग बताई जा रही है।
आरोप है कि कमिटीज में सिर्फ टोकन के लिए एक्सटर्नल मेंबर्स थे और सबसे शॉकिंग बात, खुद मुख्य एचआर मैनेजर पर इस सब में शामिल होने के आरोप हैं और वो इस वक्त अब्सकॉन्डिंग है। ऐसे माहौल में रिटेलिएशन यानी बदले के डर से आवाज उठाने की हिम्मत आखिर कौन करेगा? इस पूरी स्थिति को समझने के लिए एक्सपर्ट्स की ये बात बिल्कुल सही बैठती है, साइलेंस इज नॉट कंसेंट, साइलेंस इज ऑफन एग्जॉशन। हमें ये समझना होगा कि इनमें से कई युवा महिलाओं पर अपने पूरे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी होती है। हर रोज का लंबा सफर और फिर ऐसी टॉक्सिक जगह आकर काम करना जहां कोई उनकी शिकायत सुनने वाला ना हो, ये सब एक इंसान को मेंटली थका देता है। अपनी नौकरी खोने के डर से वो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को सहती रहती हैं, पर ध्यान रहे, उस चुप्पी को कभी भी उनकी सहमति नहीं मानना चाहिए। इसके साथ ही हम आते हैं इस रिपोर्ट के आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी एंड पॉश। जीरो कंप्लेंट्स डज नॉट मीन अ सेफ वर्कप्लेस। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे कॉर्पोरेट दुनिया को अपनाना ही होगा। अक्सर मैनेजमेंट को लगता है कि अगर एचआर के पास कोई फॉर्मल ग्रीवेंस नहीं आ रही तो ऑफिस का कल्चर बिल्कुल सेफ है। असल में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कंप्लेंट्स का न आना सेफ कल्चर की निशानी नहीं, बल्कि सिस्टम में ट्रस्ट की एक भारी कमी का संकेत होता है। लोग बोलने से डरते हैं। इस डर के पीछे के स्ट्रक्चरल फ्लॉ को स्टेप बाय स्टेप समझिए। मान लीजिए स्टेप 1 में कोई एम्प्लॉय हिम्मत जुटाकर एचआर को अब्यूज रिपोर्ट कर भी दे। फिर स्टेप 2 आता है, जिस टीम लीडर पर आरोप है अक्सर वही उस एम्प्लॉय के फ्यूचर अप्रेजल्स, प्रमोशंस और ग्रेड्स कंट्रोल करता है। तो ऑटोमेटिकली स्टेप 3 ट्रिगर हो जाता है, जहां अपने करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के नुकसान का डर उस कंप्लेंट को शुरू होने से पहले ही दबा देता है। ये एक पूरा लूप है जिसमें विक्टिम बुरी तरह फंसकर रह जाता है। अब आते हैं इस बात पर कि इन आरोपों के बाद कॉर्पोरेट रिस्पॉन्स क्या रहा है। एक तरफ तो पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी डिजिटल फॉरेंसिक्स और सारे सबूतों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ टीसीएस ने भी अपनी इंटरनल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस और चेक्स में हुई इस चूक को समझने के लिए कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यन की लीडरशिप में एक इंडिपेंडेंट इंटरनल प्रोब शुरू कर दी है। इस डिटेल एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर टॉप परफॉर्मर्स कंपनी को कंटिन्यूअसली बड़ा प्रॉफिट लाके दे रहे हैं तो क्या वो कंपनी उनके लिए शोषण का एक प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम बन जाती है? क्या कॉर्पोरेट रेवेन्यू को एम्प्लॉय सेफ्टी और एथिकल गवर्नेंस से ऊपर रखा जा सकता है? ये एक ऐसी चर्चा है जो किसी एक केस के बाद खत्म नहीं होती। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मुद्दों और इनके सिस्टमैटिक फेलियर्स को समझने के लिए डीपली एनालाइज करते रहिए।